कैपेसिटर का लास्ट पार्ट है, छोटी छोटी चीजें ज्यादा आएगी, अब ध्यान में रखना, ठीक है। सबसे पहले तो अपने बात करेंगे कैपेसिटर का व्यवहार है, ठीक है। व्यवहार मतलब समझे कि वो रिएक्ट कैसे करेगा। देखो दो चीजें मैं लिखा रहा हूं, एक तो है टी बराबर जीरो। टी बराबर जीरो का मतलब हो गया उसकी प्रारंभिक कंडीशन, और एक आएगा टी बराबर अनंत, ठीक है। इसको समझने के लिए देखो यहां तक अपने बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये संधारित्र है, ये मान लेते कोई स्विच लगा दिया, और ये संधारित्र है, और ये मैंने वोल्टेज दे दी। अब संधारित्र को जैसे ही तुमने क्या कर दिया, सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, तो संधारित्र ध्यान में रखना काम क्या करेगा, चार्ज होगा। शुरू में जो संधारित्र जो होता है वो किसकी तरह काम करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। यहाँ एक रेजिस्टेंस और लगा देते हैं, ठीक है। शुरू में किसकी तरह काम करेगा, शॉर्ट सर्किट। क्यों करेगा, क्योंकि शुरू में इसकी प्लेटों पर जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, शून्य। अब एक चीज ध्यान में देखो, ये भी एक बैटरी सोर्स है सप्लाई का, और कैपेसिटर भी जब चार्ज हो जाता है तो सप्लाई का सोर्स की तरह काम करेगा, यही होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस बात को। जो धारा लैगिंग रिलेटिंग चलती है ना, वही भी यहीं से समझ में आएगी। जब तुमने यहाँ इसको वोल्टेज से जोड़ा तो धारा प्लेटों पर वोल्टेज जीरो है, और धारा हमेशा विभव के अंतर के कारण प्रवाहित होती है। सेम ही काम बैटरी में होता है, अपनी मोबाइल वाली में या दूसरे में। धारा मैक्सिमम चलेगी। धीरे धीरे क्या होगा कि संधारित्र के प्लेटों पर वोल्टेज क्या होगी, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, संधारित्र चार्ज होना स्टार्ट करेगा। अब क्या होगा कि इसकी वोल्टेज एक दूसरे का विरोध करती है। इसको मैं इस तरीके से देखता हूं, संधारित्र जो होगा वो इस तरीके से होता है। अगर पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ा तो वो प्लेट पॉजिटिव बनेगी, नेगेटिव सप्लाई वाली नेगेटिव प्लेट बनती है, क्योंकि पॉजिटिव धारा ऐसे चलेगी, इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे। इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, इस प्लेट पर क्या हो जाएंगे, ज़्यादा। तो जिस पर ज़्यादा है वो नेगेटिव, जिस पर कम है वो। अब होता क्या है कि शुरुआत के अंदर इसकी प्लेटों पर वोल्टेज जीरो थी, धारा क्या थी, मैक्सिमम, करंट क्या थी, मैक्सिमम। और करंट मैक्सिमम होती है क्या, यहाँ पर ध्यान में रखना, शॉर्ट सर्किट में। तो शुरुआत में संधारित्र जो होगा वो शॉर्ट सर्किट की तरह क्या करेगा, काम। धीरे धीरे संधारित्र क्या होगा, प्लेटों पर वोल्टेज बनाएगा, संधारित्र चार्ज होगा। जब संधारित्र क्या होगा, चार्ज आवेश से स्टोर होगा, संधारित्र चार्ज होगा। संधारित्र जब पूरा चार्ज हो जाएगा तो इसकी वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज बराबर हो जाती है। इसकी प्लस है तो इसका भी प्लस है। इसको अगर सीधा तोड़ के देखोगे तो इसका प्लस इसका प्लस जुड़ा है, और उसका माइनस उसका माइनस, यानी कि एक तरीके से ये बोल सकते हो कि दो सेल उल्टे जुड़े हैं। तो धारा चलेगी, नहीं चलेगी। जब संधारित्र पूरा चार्ज हो गया उस समय धारा नहीं चलती, नहीं चलेगी। इसका मतलब प्लेटों पर वोल्टेज क्या होगी, मैक्सिमम। तो बस यहाँ जाओ, टी बराबर जीरो का मतलब हो गया शुरुआत के अंदर। तो शुरुआत के अंदर किसकी तरह काम करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर ध्यान में रखना, इसकी आई तो क्या होगी, सर्किट की आई क्या होगी, मैक्सिमम, और संधारित्र की प्लेटों पर वोल्टेज क्या होगी। जब t बराबर अनंत की मतलब कंडीशन आएगी, मतलब वो पूर्ण चार्ज हो जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, पूर्ण चार्ज या स्थायी दशा, कुछ मर्जी लिखा सकते हैं। और ये स्विच ऑन करते समय ठीक है। जब ये कंडीशन आएगी तो उस कंडीशन में ये किसकी तरह काम करेगा, पूरा चार्ज हो गया, ओपन सर्किट, धारा की वैल्यू क्या होगी, शून्य, और वोल्टेज क्या होगी, सप्लाई वोल्टेज के। और ये तुमने ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट में पढ़ा भी होगा। अब यहां से देखो ये सवाल, इस तरीके के कुछ सवाल आते हैं। जैसे मान लेते हैं, इसी के अंदर लिख देता हूं, इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूं 10 किलो में, और इसकी वोल्टेज मान लेते हैं 100 वोल्ट है, और इसकी धारिता मान लेते हैं 5 माइक्रोफेरेड है। अब पेपर में सवाल बोलेगा स्विच ऑन करते समय इसकी धारिता क्या होगा, स्विच ऑन करते समय। तो स्विच ऑन जब करेंगे तो संधारित्र की प्लेटों पर तो वोल्टेज कुछ नहीं है,
शॉर्ट है, इसका मतलब धारा यहाँ से बाईपास हो जाएगी, इसका मतलब ओनली और क्या रहेगा, ओनली रेजिस्टेंस। तो तुम्हारी आई जो होगा वो क्या होगा, वी अपॉन में वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, ये किलो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस की पावर 3, ऊपर जाएगी तो माइनस की 3 बनेगी इसकी, ये क्या बनेगा मिली। 100 को 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा। दिल्ली मेट्रो 18 तारीख वाला पेपर देख लेना, सवाल था ऐसा कुछ, दिल्ली मेट्रो या कोई मर्जी, हमारे जेईई में भी आया था पिछली बार, कर देंगे। लेकिन अगर बोल रहे चार्ज अवस्था में तो 0 है, चार्ज अवस्था के अंदर इसके ऊपर कुछ वोल्टेज नहीं होगी, ये टर्मिनल पर वोल्टेज होगी सारी सारी। ये भी सवाल आया था 2014 के अंदर एसएससी जेईई में, ऐसा अगर यहाँ इसकी वोल्टेज दे दी 12 और यहाँ इसकी धारिता 1 माइक्रोफेरेड दे दी, बोलेगा उसने बोला कि स्थायी दशा के अंदर इसके ऊपर वोल्टता कितनी होगी, बुक में भी सवाल देना तो कितना होगा, तो सप्लाई है वो, ठीक है ये हो। सीधा बोल दे कि कैपेसिटर डीसी पर काम करता है नहीं करता, तो डीसी पर काम नहीं करेगा, लेकिन चार्ज जरूर होता है सर्किट के अंदर, क्या होगा, चार्ज जरूर होगा। अभी मैं एक बात करूंगा, अभी इतनी बात समझ में आई क्या। अब देखो, एक तो बात करेंगे डीसी के ऊपर और एक अपने बात करेंगे एसी पर। एक तो डीसी पर एसी पर ध्यान में रखना, 2 साइकिल बनेंगे, एक तो होगा पॉजिटिव और एक बनेगा नेगेटिव साइकिल। देखो पहले इस चीज को देखो, तुमको मैंने एक बात बताई होगी, याद है तो, इंडक्टर के बारे में। इंडक्टर जो होगा वो स्विच को ऑन ऑफ करते समय डीसी पर क्या करता है, इंडक्टेंस पैदा करता है। अब इस चीज को समझो, देखो अगर तुम लोग काम क्या करोगे, इसको सप्लाई से ऐसे कनेक्ट करोगे ना, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि धारा तो ऐसे चलेगी, इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे। अब इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो ये प्लेट पर देखो, यहां से इधर तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तो ये प्लेट तो क्या बनेगी, पॉजिटिव, ये प्लेट क्या बनेगी, ऐसा ही होगा। शुरुआत के अंदर देखो धारा जाएगी, शुरुआत के अंदर क्या चलेगी, धारा तो चलेगी, धारा गई। अब काम क्या होगा कि इसकी प्लेटों पर पॉजिटिव बन गया, इसकी प्लेट पर क्या बन गया। ये क्रिया बहुत जल्दी होती है, क्योंकि इनकी धारिता माइक्रो में या नैनो में, पिको में, इनमें चलती है ना, तो आवेश स्टोर कम होगा, तो जल्दी से चार्ज हो गया। अब काम क्या होगा कि इसने यहाँ से धारा ऐसे चली, इसकी ऐसे आ गई, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए, एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट क्या बन गई। अब मेरे को एक बात बताओ, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ही रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा, कब तक, जब तक तुम इसकी ध्रुवता चेंज नहीं करते। यहाँ ध्रुवता चेंज होगी नहीं तो इसकी प्लेटें चेंज होगी नहीं, इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज बराबर रहेगी, सप्लाई पूरी चार्ज होगी तब। इसका मतलब अब कंडीशन में ये किसकी तरह काम करेगा, ओपन। ये हमेशा ये यहाँ कैसा काम करेगा, ओपन। इसका मतलब डीसी पर 2 बातें याद रखेंगे, प्रारंभ के अंदर कैसे काम करेगा, शॉर्ट सर्किट, कोई मर्जी सर्किट हो, चाहे एसी हो चाहे डीसी, और चार्ज होने पर क्या करेगा। अभी मैं बताता हूँ, दोनों देखो, दोनों समझ में आ जाएगी बातें। चार्ज होने पर कैसे काम करेगा, ओपन है। अब एसी सप्लाई देखो, एसी के अंदर क्या होगा, जैसे मान लेते हैं अपने पास ये सिस्टम है, एक तो पॉजिटिव साइकिल आएगा और एक कौन सा आएगा, फिर एक चीज और बताऊं, देखो पॉजिटिव साइकिल आएगा जो धारा ऐसे चलेगी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव साइकिल आएगा तो धारा कैसे चलेगी, धारा ऐसे चलेगी तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे, तो ये माइनस और ये क्रिया चलती रहती है। ये डिपेंड करेगी फ्रिक्वेंसी के ऊपर। फ्रिक्वेंसी 50 है, फ्रिक्वेंसी 50 है तो आवर्तकाल आएगा 0.02 सेकेंड, 1/50 करेंगे तो ये आएगा t बराबर 1 क्या होता है एफ की वैल्यू कितनी है 50 करेंगे तो कितना, ये आ गया। ये पूरे आधे चक्कर के 2 साइकिल का टाइम है, यहां से लेकर यहां तक का आधा चक्कर का टाइम कितना आएगा, 0.01 सेकंड में तो ये प्लस बनेगा और अगले 0.01 सेकंड में ये क्या बनेगा, क्रिया चलती रहेगी।
तो दोनों टाइम धारा प्रवाह हो रहा है। इसका मतलब ये चार्ज होने पर भी और सीधे में भी कैसे काम करेगा है? हाँ, इसका मतलब ये इसकी तरह एनी टाइम शॉर्ट सर्किट मतलब धारा का क्या करेगा, प्रवाह करेगा, क्योंकि इसकी जो ध्रुवता जो होती है वो एसी पर क्या होती है, बदलती रहती है। ये ध्यान में रखेंगे। अब मैंने तुमको एक बात और बताई कि शुरुआत में संधारित्र में धारा मैक्सिमम होती है और प्लेट पर वोल्टेज क्या होती है, 0। धारा मैक्सिमम कितने डिग्री पर होती है अगर साइकिल बनाते हैं तो 90 डिग्री। लीडिंग चलने का कारण यही है कि संधारित्र की जो होता है वो शुरू में क्या करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। इस वजह से उस सर्किट, जिस सर्किट में संधारित्र लगा है उस सर्किट के अंदर धारा चलती है मैक्सिमम, और संधारित्र की प्लेट पर वोल्टेज क्या होती है, 0। और मैक्सिमम और 0 के बीच का जो डिफरेंट होता है वो 90 डिग्री होता है ऐसी साइकिल के अंदर। ठीक है, यही होगा। ये मैक्सिमम और ये 0 कितने डिग्री का अंतर होगा, ये तो मैंने वोल्टेज करंट वैसे दिखानी पड़ेगी ना। करंट मैक्सिमम है तो अपने को वोल्टेज अगर यहाँ दिखाएंगे तो करंट यहाँ दिखाना पड़ेगा, वो तो दोनों साथ दिखाएं तब है। ये बात समझ में आएगी। चार्जिंग कैसे करेंगे उसके बाद में देखो। संधारित्र जो धारा का मार्ग है उसमें जो अवरोध पैदा करता है उसके गुण को क्या बोलेंगे, धारितीय प्रतिघात। तो ये अवरोध पैदा करने के गुण परिभाषा लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका जो एक्स सी जो होगा वो क्या आएगा, 1/2 पाई एफ सी। एक्स सी जो होगा इसको आप लोग ओमेगा क्या लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या आती है। इसका मतलब ध्यान में रखना जो तुम्हारा एक्स सी जो होगा वो फ्रिक्वेंसी के क्या चलेगा, व्युत्क्रमानुपाती चलेगा। तो इसका वक्र कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इस वक्र का नाम है रेक्टेंगुलर पैराबोला। समझे। अब ये एक्स सी जो होगा किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, फार्मूले से पता चल रहा है। एक तो किस पर करेगा, धारिता पर, और एक करेगा किस पर, धारिता अगर ज्यादा होगी तो भी एक्स सी घटेगा और फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी तो भी। ऐसे ही थ्योरी में इसके सवाल कर लेंगे, समझे बात। एक आता है धारा, करंट है कि संधारित्र के अंदर करंट क्या होती है। एक चीज मैं और बताना भूल गया था, देखो अगर मैं इसका बात करूं डीसी पर, डीसी पर फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 0। देखो शुरुआत के अंदर स्विच ऑन ऑफ करते हैं ना, तब सर्किट के अंदर धारा प्रवाहित होगी डीसी सर्किट पर। अगर एक कैपेसिटर लगा बोलेगा डीसी सप्लाई पर धारा कब प्रवाहित करेगा, तो स्विचिंग के समय, स्विच को ऑन ऑफ करते हैं ना तभी करेगा। और इंडक्टर के अंदर ध्यान में रखना, इंडक्टेंस कब पैदा होगा, स्विचिंग के समय। ठीक है, तो डीसी पर फ्रिक्वेंसी 0 है तो एक्स सी जो होगा वो तुम्हारा क्या आएगा, एक्स सी बराबर 1/0 बनेगा। 1/0 की वैल्यू क्या आती है, अनंत। और इसका मतलब इसके अंदर जो करंट चलेगी वो क्या चलेगी, इसका मतलब डीसी अगर है तो वो तुम्हारा क्या होगा, जब पूरा चार्ज हो जाता है, ये कंडीशन उस टाइम में होगी। शुरुआत में तो शॉर्ट सर्किट की तरह ही काम करेगा, लेकिन पेपर में कभी सवाल आ जाए कि शुरुआत के अंदर स्विचिंग के समय, तब तो बोलना है शॉर्ट सर्किट। लेकिन अगर बोल दे सीधा ही आ गया कि किसकी तरह काम करेगा, तब ये अपने किस तरीके से दिखाना है। अब देखो करंट के बारे में, करंट देखो तुम्हारे को पता है आई बराबर क्या होता है, V बट्टा में R इसका है नहीं, इसका क्या लिखेंगे, XC। और XC की जब मैं वैल्यू लिखूंगा तो ये लिखूंगा ना 1/2 पाई FC। तो एक तो नीचे रह जाएगा और बट्टा वाला FC वो कहाँ चला जाएगा, तो क्या बनेगा तुम्हारे पास 2 पाई FCV। इसका मतलब ये होगा कि अगर धारिता ज्यादा होगी तो भी करंट बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी तो भी बढ़ेगी। इसका मतलब आई जो होगा वो फ्रिक्वेंसी की क्या चलेगा। इसका मतलब समझ में आई बात कि फ्रिक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी धारा उसमें ज्यादा जाएगी, फ्रिक्वेंसी 0 तो धारा के ऊपर चल रहा है सिस्टम।
इसका अगर मैं वक्र बनाऊं तो वक्र कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अगर समानुपाती का चिन्ह कभी आएगा तो इस तरीके से बनेगा, यहाँ करंट हो जाओ। जिस चीज को तुम लोग चेंज करते हो हमेशा एक्स एक्स पर होगी, जिसमें चेंज होती है वो यहाँ होता है। समझ में बात क्या, इतनी बात दिमाग में सेट है। उसके बाद में देखो तो इतनी बात दिमाग में चली क्या, एक चीज और लिखा देता हूँ चलो। टाइम कांस्टेंट क्या आता है, तुमने इंडक्टर में पढ़ा था कि टाइम कांस्टेंट वो होगा जिसमें वहां तो धारा थी, यहाँ क्या आएगा, अब ऐसा आएगा। देखो अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो इसका जो Q होगा ना, ये Q का कितना होएगा 0.637, यानी कि संधारित्र का समय नियतांक वह समय है जिसके अंदर वह अधिकतम आवेश का 0.737 गुना कर लेता है। वैल्यू अगर मैं परसेंटेज में चेंज करूंगा तो गुणा 100 करना पड़ेगा। जैसे ही गुणा 100 करेंगे तो कितना आएगा, इसका मतलब इतना आवेश स्टोर कर रहा है, 100 से माइनस करेंगे तो कितना स्टोर नहीं करा, पता चल जाएगा। ये आएगा लमसम तुम्हारा 36.3 आएगा, क्या 36.3 स्टोर नहीं करेगा। अब ये इतना आवेश स्टोर कर रहा है, इसका जो टाइम कांस्टेंट है, इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा तुम्हारा टो बराबर बनेगा C इंटू आर। इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारा समय नियतांक है वो दो बातों पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। कौन कौन पर, एक तो करेगा संधारित्र की और दूसरा करेगा प्रतिरोध पर। अब देखो इसकी लाइन को मतलब समझो, अगर कोई संधारित्र है उसका आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है, धारा क्या आ जाएगी, कम। धारा कम जाएगी तो आवेश स्टोर करने में टाइम क्या लगेगा, तो टाइम कांस्टेंट ज्यादा। दूसरा धारिता ज्यादा होगी, धारिता ज्यादा होने का मतलब एक तो संधारित्र 5 माइक्रोफेरेड का है, एक 10 माइक्रोफेरेड का है, तो टाइम ज्यादा चार्ज होने में कौन लेगा, बड़े वाला ही लेगा। बात समझ में आएगी। यहां से सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि एक संधारित्र है और उसके अंदर समय नियतांक में वृद्धि होगी, प्रतिरोध बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो ऐसे ऐसे करके तो ये काम आएगा। अगर धारिता दे दी, प्रतिरोध दे दिया और बोलेगा कौन सा संधारित्र दिखने में बड़ा है, भौतिक आकार में बड़ा है, तो जिसके लिए दोनों का गुणा करोगे, जैसे वहां किया था तुमने, ठीक है, दोनों का गुणा करके देखना, जिसमें टाइम ज्यादा आ रहा है इसका मतलब उसी के अंदर क्या लगेगा, ठीक है। पूरा देखो पहला टाइम कांस्टेंट है, पूर्ण चार्ज होने में जो टाइम कांस्टेंट लगेगा वो कितना लगेगा, 5 इंटू टाइम कांस्टेंट। ये बातें सारी वही है जो तुमने किस में पढ़ी थी, इंडक्टर में पढ़ी। तो इसको करेंगे 5CR, ठीक है। अब पूरा चार्ज होने के लिए टाइम कांस्टेंट तुम्हारे को पता ही है, तो अपने टाइम कांस्टेंट एक तो पहला लेंगे, फिर दूसरा लेंगे, तीसरा लेंगे, तो यहाँ आएगा टाइम कांस्टेंट है और यहाँ क्या आ जाएगी, याद है क्या इंडक्टर वाली, याद है तो मैंने बोलता था। इसका सीधा याद ही रख लेना, पेपर में हल नहीं होगा ये बिना कैलकुलेटर के। हाँ देखो पहली कंडीशन में कितना आएगा, दूसरी के अंदर 84 85 कितना है, 85% ही लिख देते हैं, 85%, ठीक है। तीसरे के अंदर 95 फिर चौथे टाइम कांस्टेंट में 98% दिखा देते हैं, चलो ये 99.2882 ऐसे करके कुछ आएगा। लमसम 100% चार्ज होने में 5वां टाइम कांस्टेंट लेगा, ठीक है। चलो छोड़ ना देखो छोड़ो। तो टाइम कांस्टेंट का मतलब ये होगा कि कोई भी जो संधारित्र है वो अपने अधिकतम आवेश का कितना स्टोर कर सकता है।
अब ये टाइम कांस्टेंट आया कैसे, इसको देखेंगे कि संधारित्र के अंदर जो आवेश होगा, संधारित्र में आवेश, तो ध्यान में रखना Q बराबर होगा Q1 माइनस ए की पावर लेमड़ा टी, ठीक है। और लेमड़ा या टो, ये मैंने टो लिखा ना, इसको क्या दिखा देते हैं, टो। तो टो की वैल्यू आएगी C/R, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो इस फार्मूले से वो लास्ट वाली चीज़ वैल्यू मिलती है अपने को, ठीक है। ये फार्मूला कभी सवाल कर रहेंगे तब काम आएगा, तब मैं बता दूंगा, ठीक है। ये माइनस की, पहले टाइम कांस्टेंट में माइनस की पावर 1 आएगी, और ए की पावर -1 की जो वैल्यू होती है वो तुम लोग जो निकालते हो ना 36.3 है, ये आता है। मैं इसका यहाँ लिख देता हूँ, हाँ, ये एंटी लॉग होता है। इसकी वैल्यू 100 से माइनस करते कितना आता है, ये आएगा। क्योंकि ये वैल्यू यहाँ रखेंगे ना, तो 1 माइनस 0.637 करेंगे तो वो 63.7 आ जाएगा। इसका 63.7 इंटू क्या करेंगे, क्यों करेंगे, फर्स्ट टाइम कांस्टेंट के अंदर ये आएगा। इसकी वैल्यू पूरे की 1 लेंगे, 1 लेंगे तो ये आएगा, ठीक है। जैसे जैसे इसकी पावर 2, 3, 4, 5 तक लेके जाओगे ना, तो इसकी वैल्यू 5 पर मेरे को लगता है ये बहुत कम आएगी, पॉइंटों में आएगी। तभी 1 माइनस करेंगे ना इसको, तो ये 99 पॉइंट के आसपास आएगा, और परसेंटेज में चेंज करेंगे तो गुणा करेंगे, समझ नहीं बात ये। तो ये संधारित्र में क्या कर दिया तुमने, आवेश को क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। पहला इतना तुम लोग लिखो, उसके बाद आगे चलेंगे। ये सारी बातें काम किए जो अब पेपर आ रहे हैं ना, उनमें ये ज़्यादा चीज़ें चल रही है। पोज खोल दिए। चलो इधर देखो, संधारित्र के देखो, एक तो बात करेंगे विलक्षण के बारे में। तो विलक्षण के अंदर दोनों चीज़ें आ जाएगी, उसके गुण कौन से और अवगुण कौन से। देखो पहली चीज़ तो देखो कि संधारित्र क्या करेगा, डीसी को तो क्या करता है ब्लॉक, और एससी को क्या करेगा पास, ठीक है। एससी को क्या करेगा पास। दूसरी बात ध्यान में रखना, क्या बोलते हैं उसको, विद्युत ऊर्जा जो थी इसको किस में चेंज करेगा, विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा स्थिर विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या करेगा, ऊर्जा के रूप में क्या करेगा संचित, यानी कि स्टोर करेगा। तीसरा देखो ये क्या करता है, वोल्टता परिवर्तनों का क्या करता है विरोध, वोल्टता परिवर्तनों का क्या करेगा विरोध। उसके बाद में देखो संधारित्र जो है ना, ये ओम के नियम पर काम करेगा। तो संधारित्र ध्यान में रखना रैखिक वह निष्क्रिय युक्ति है। निष्क्रिय युक्ति समझते हैं, निष्क्रिय मतलब कोई एसी को डीसी में वैसे चेंज नहीं करता ये, ठीक है। फिर ध्यान में रखना जो संधारित्र है, संधारित्र ध्यान में रखना यूनिपोलर युक्ति है। यूनिपोलर समझ गए कि धारा का जो प्रवाह होगा केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण होगा। फिर देखो डायो, ये जो संधारित्र है ये कौन सी युक्ति है, द्विदिशीय या एक दिशीय, धारा का प्रवाह दोनों दिशा में तो एक दिशा में। लेकिन ध्यान में रखना एक संधारित्र ऐसा है जो एक दिशीय है, हाँ इलेक्ट्रोलाइट, वो भी कौन सा ध्रुवीय है। इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र क्या है, एक दिशीय है, ठीक है। और बताओ, हाँ एक ध्यान में रखना अध्रुवीय है, नॉन पोलर युक्ति है, कहीं भी प्लस माइनस लिखा हुआ नहीं आता। लेकिन कौन सा ध्यान में रखना, इलेक्ट्रोलाइट कौन सी युक्ति है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सी युक्ति है ध्रुवीय। फिर ध्यान में रखना इसके अंदर जो कलांतर जो होता है धारा और वोल्टेज के बीच में कितना होता है, ऐसी थ्योरी में पढ़ रखा है। और पावर फैक्टर इसका कितना आएगा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, इकाई कोण वैल्यू क्या, अरे इनको पावर फैक्टर कलांतर 0 सी
90 डिग्री। नींद आ रही है था ना मेरी तरह। 90 डिग्री नहीं होता, धारा वोल्टेज के पीछे नहीं चले, आगे नहीं चलेगी 90 डिग्री, तो पावर वेक्टर क्या आएगा? शून्य। लेकिन आगे चल रही है करंट, तो क्या बोलोगे? तो ये सारी की सारी ध्यान में रखना, इसके अभिलक्षण है। किसके? कैपेसिटर के। तो ये का और है तो लिख लेना। अब देखो ये तो थे संधारित्र के अभिलक्षण। अब तुमको मैं एक चीज बता रहा हूं, संधारित्र के दोष। संधारित्र में दोष कौन कौन से होते हैं बताओ? देखो, एक तो होगा ओपन सर्किट, एक होगा शॉर्ट, एक होगा लीकेज। अब ध्यान में रखना, जो तुम्हारा इंडक्टर होता है ना, वो कभी लीकेज नहीं होता, ठीक है। तो एक तो होगा तुम्हारे पास ओपन सर्किट। अब मेरे को ये बताओ, ओपन सर्किट किसकी वजह से होगा? ये प्लेटें टूट गई तब होगा। किसके कारण होगा? प्लेट टूटने से। शॉर्ट कब होगा? जब ये बीच वाला मटेरियल क्या हो जाएगा? खराब हो गया। तो ध्यान में रखना, शॉर्ट सर्किट कब होगा? पैरा विद्युत पदार्थ क्या होने पर? खराब होने पर। समझ में ही बात। तीसरा जो तुम्हारा आएगा वो आएगा लीकेज। अब मेरे को ये बताओ, लीकेज कब होगा? देखो, एक तो टाइम के अकॉर्डिंग, तापमान के कारण, नमी के कारण उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में क्या की कमी। तो जब यहाँ दो प्लेटें होंगी ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलकर यहाँ गए, अब बीच वाला मटेरियल पूरा अगर बढ़िया तरीके का, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आते। लेकिन क्या होगा कि अगर बीच वाले मटेरियल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमजोर है, तो उस कंडीशन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन इधर आके इसको प्लस माइनस खत्म कर देते, आवेश क्या होगा? कम स्टोर होगा। तो ध्यान में रखना, पैरा विद्युत सामर्थ्य क्या होने पर? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होने पर? कमजोर होने पर ये होगा। ठीक, ध्यान में रह जाइए। तांबा, टिन, चांदी, कोई मर्जी, तांबा, ठीक है। अब यहां से देखो एक चीज, देखो ये चीज समझ में आ गई। अगर संधारित्र के अंदर ये 3 फॉल्ट है, तो अपने इसकी जांच कैसे करेंगे? तो अब बात आएगी इसकी टेस्टिंग। टेस्टिंग 2 तरीके से करेंगे। एक तो तुम्हारे पास कौन सा होगा? ओम मीटर, ठीक है। तुम्हारे पास संधारित्र है मान लेते हैं, और तुमने यहाँ काम क्या कर दिया? क्या जोड़ दिया? ओम मीटर जोड़ दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर संधारित्र के अंदर फॉल्ट है, ओपन सर्किट है, कौन सा फॉल्ट है? तो इसकी रीडिंग कितनी आएगी? अनंत आएगी। पॉइंटर हिलेगा नहीं, इधर ही पड़ा रहेगा, इधर ही पड़ा रहेगा, अनंत के ऊपर धारा जा नहीं रही, तो इसमें टॉर्क काम नहीं करेगा। दूसरा देखो, तुम्हारे पास कौन सा होगा? शॉर्ट सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो धारा ज्यादा जाएगी, तो पॉइंटर यहां से चलकर किधर की ओर रहेगा? 0। फिर तीसरा तुम्हारा है लीकेज। लीकेज सर्किट के अंदर पता क्या होता है कि शुरुआत में संधारित्र चार्ज हो गया, तो पॉइंटर तुम्हारा यहां से इधर आ गया, फिर यहां से आने के बाद में तेजी से क्या करता है? नीचे की ओर आता है। क्यों? क्योंकि संधारित्र पहले चार्ज हो गया, धारा क्या चल रही है? शुरुआत में प्लेटें शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगी, धीरे धीरे क्या होगा कि इसका लीकेज होने पर क्या होगा? ये धारा क्या कर देगा? 0। तो इसका मतलब इसके अंदर ध्यान रखना, पहले पॉइंटर जो होगा 0 की ओर, और बाद में क्या होगा? बाद में क्या करता है? अनंत की ओर। क्या तेजी से क्या आएगा? अनंत की ओर। लेकिन अगर संधारित्र क्या सही है, तब क्या होता है? देखो, संधारित्र काम क्या करेगा? शुरुआत के अंदर इसकी सुई इधर जाएगी, शॉर्ट सर्किट है। अब धीरे धीरे संधारित्र क्या होगा? चार्ज होना स्टार्ट होगा, तो संधारित्र धारा क्या लेगा? कम, तो पॉइंटर धीरे धीरे क्या आएगा? इधर
जब संधारित्र पूरा चार्ज हो जाएगा तो धारा प्रवाह क्या होगा, ये भी तुमने पढ़ा ही है। इसका मतलब पहले संकेतक क्या होगा, तेजी से क्या जाएगा, शून्य की ओर। फिर धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होता है, किसकी ओर आता है, अनंत की ओर। क्यों आएगा, क्योंकि अब संधारित्र जो है वो धारा क्या लेगा, कम। और एक बात ध्यान में रखना, ओम मीटर की कार्य प्रणाली एम्पीयर मीटर के समान है। अगर धारा जा रही है तो वो रीडिंग देगा, धारा नहीं है तो रीडिंग नहीं देगा। ये बात समझ में आ गई। तुमने किससे जांच कर दी, अब तुम लोग किससे जांच करोगे पता है, लैंप से करेंगे। अगर मेरे पास कोई लैंप है और इसके साथ में मैंने कैपेसिटर जोड़ दिया और यहाँ मैंने सप्लाई दे दी, देखो क्या होगा। पहली कंडीशन देखो, अगर तुम्हारा कौन सा है, ओपन सर्किट फॉल्ट है, तो लैंप जलेगा क्या, धारा जाएगी नहीं। अगर ये ओपन होगा तो ये धारा जाएगी नहीं, धारा नहीं जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, लैंप प्रकाशित नहीं होगा। पूरा कर लेना, नहीं होगा। दूसरा मेरे को बताओ, शॉर्ट सर्किट होगा तब क्या होगा। अगर ये शॉर्ट सर्किट है तो धारा बाईपास होकर इधर क्यों रहेगी, तो ये ध्यान में रखना, क्षमता के अनुसार क्या करेगा, जलेगा। प्रकाशित होगा। तीसरा, अगर तुम्हारा ये है सही, ठीक है, लीकेज के अंदर तो इसकी जांच नहीं कर सकते, और या लीकेज सर्किट होगा तो ध्यान में रखना, एक बार तो क्या होगा, शुरुआत के अंदर तो धारा मैक्सिमम चलेगी, ठीक है। उसके बाद में ये काम क्या करेगा, प्लेटों पर वोल्टेज, बाद में क्या होगा, संधारित्र की प्लेटों पर वोल्टेज जीरो, तो जीरो होने पर ये अपनी क्षमता के हिसाब से जलेगा। शुरुआत में जलेगा तेज, ठीक है, फिर बाद में ऐसा होगा। अब देखो, अगर ये संधारित्र तुम्हारा क्या सही है, उस कंडीशन में क्या होगा कि कैपेसिटर जो होता है ना, ये वोल्टेज को बढ़ाता है, इंडक्टर कम करेगा, ये बढ़ाएगा, तो ये क्या करेगा, तेज प्रकाशित होगा। जो जिसकी कैपेसिटी उसकी क्षमता से क्या होगा, तेज प्रकाशित होगा, ठीक है। यानी कि इंडक्टर जब जोड़ेंगे तो इंडक्टर काम क्या करता है, इंडक्टर काम क्या करेगा, बैक ईएमएफ बनाता है ना, तो बैक ईएमएफ की वजह से क्या होगा, वो धीरे जलता है। लेकिन लैंप जब आप कैपेसिटर के साथ जोड़ोगे तो लैंप चेक करके देख लेना, सामान्य अवस्था से क्या जलेगा, लैंप तेज जलेगा। हाँ, सीरीज के अंदर। और कोई इसका टॉपिक बाकी है क्या, एक चीज और बाकी देखो, इंडक्टर समांतर में जब जोड़ोगे ना, तब तो ये पावर फैक्टर को सुधारेगा। तुम्हारे को किसका मापन करना है पता है, सी का। तो तुम्हारे पास पहला ब्रिज का नाम है कौन सा, शेयरिंग ब्रिज। शेयरिंग ब्रिज देखो क्या क्या मापन करेगा, एक तो मापन करेगा सी, एक मापन करेगा पैरा विद्युतांक, एक मापन करेगा पावर फैक्टर। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि इनमें किस ब्रिज की सहायता से शक्ति गुणक का मापन किया जा सकता है, तो शेयरिंग ब्रिज। दूसरा तुम्हारा आएगा वीन ब्रिज। वीन ब्रिज ऑसिलेटर भी होता है, तो एक तो मापन करेगा फ्रीक्वेंसी का और दूसरा मापन किसका करेगा। तीसरा जो ब्रिज होगा वो तुम्हारा होगा डी-शॉटी। डी-शॉटी ब्रिज जो होगा ये किसका मापन करेगा, ये मापन करेगा तुम्हारा किसका, सी का, ठीक है। तो इतनी बातें तुम्हारे को ध्यान में रखनी है। वो इंडक्टेंस और क्वालिटी फैक्टर, इतनी बात समझ में आएगी। क्वालिटी फैक्टर इसी थ्योरी में पढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान में रखना, यहाँ सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो शेयरिंग ब्रिज का ज़्यादा आता है। हालांकि या तो तुमको तीनों नहीं जाएगा, और तो कोई टॉपिक नहीं बचा, एक स्पार्किंग बची है, स्पार्किंग देख लो। चलो, स्पार्किंग को हिंदी में स्फुलन भी बोलते हैं, ठीक है ना।
अब इसको ध्यान से समझो। देखो जैसे ये मान लेते हैं अपने पास आइसोलेटर स्विच है और हाई वोल्टेज है, ठीक है। अब एक मेरे को एक बात बताओ, जैसे तुमने काम किया है, जैसे कभी स्विच को ऑन ऑफ करते हो ना, तो तुमने देखा होगा स्पार्किंग होती है, ठीक है। जब स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो वोल्टेज में चेंजिंग होती है। तो स्पार्किंग का जो कारण है ना, अगर कारण पूछ ले स्पार्किंग किसके कारण होती है, तो ध्यान में रखना दो कारण याद रखेंगे। पहला तो आएगा वोल्टता में परिवर्तन, पेपर में बहुत कम चांस है ये ऑप्शन मिले। दूसरा इसका कारण इंडक्टेंस, ये तुमको मैंने इंडक्टेंस में बताया भी था। इंडक्टेंस की वजह से एक तो स्पार्किंग होती है और एक जो तुम्हारा होगा वो होगा स्किन प्रभाव। इंडक्टेंस काम क्या करता है, किसी भी कंडक्टर का वो गुण होगा जो धारा परिवर्तन का विरोध करेगा, लेकिन ये किसका विरोध नहीं करेगा, वोल्टेज का। अब देखो जब तुम लोग काम क्या करते हो, स्विच को ऑन ऑफ करते हो ना, इलेक्ट्रॉन काम क्या, जो वोल्टेज होती है वो इलेक्ट्रॉनों पर प्रेशर लगाती है। जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। जब काम क्या करेंगे, जब स्विच को ऑफ करते हैं ना, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन हवा के माध्यम से क्या करते हैं, इधर जाने का प्रयास करते हैं। हवा के अंदर जब इलेक्ट्रॉन चकराते हैं तो उनके बीच में घर्षण होता है, और वो घर्षण की वजह से क्या करता है, स्पार्क करेगा। कर दिया। अब तुम लोग काम क्या करोगे, जहां ये स्पार्किंग हो रही है उसके ये जो टर्मिनल है ना यहाँ पर, यहाँ तुम लोग काम क्या कर दोगे, संधारित्र को जोड़ दोगे। संधारित्र काम क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को खुद चार्ज होने के लिए ले लेगा, तो स्पार्किंग क्या होगी, खत्म। तो संधारित्र के अंदर किसी भी सर्किट के अंदर स्पार्किंग का कारण क्या होगा, ये होगा स्पार्किंग। अगर पूछ ले ज्यादा कौन से सर्किट में होती है, तो ध्यान में रखना किस सर्किट के अंदर होगी, इंडक्टिव। और अगर पूछ ले कम किसके अंदर होगी, कैपेसिटिव, ठीक है। फिर अगर बात करें स्पार्किंग को दूर कैसे करेंगे, तो ध्यान में रखना जो स्पार्क टर्मिनल है ना तुम्हारे, ये बढ़िया प्रश्न आया था कि आर्क को खत्म करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे, स्पार्क टर्मिनलों के समांतर में कैपेसिटर जोड़कर। क्योंकि ध्यान में रखना स्पार्किंग वोल्टेज में परिवर्तन के कारण होता है और संधारित्र वोल्टेज में परिवर्तनों का ही विरोध करेगा, इस वजह से ये होगा। अब यहां से दो सवाल बनेंगे। पहली चीज तो देखो, जब से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में सवाल पूछ ले कि जो स्पार्किंग जो होती है वो किसके कारण होगी, तो इंडक्टेंस के कारण होगी। दूसरा है स्पार्क खत्म करने के लिए किस क्या इस्तेमाल करेंगे, संधारित्र। फिर पूछ ले कि इसको जोड़ेंगे कैसे, तो स्पार्क टर्मिनलों के समांतर क्रम के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। ऐसे डीसी के स्पार्किंग तो दोनों में होती है, हाँ, डीसी के अंदर स्विचिंग के टाइम होगी और एसी में कभी भी हो सकती है। तो ये अपनी आज का सेशन था, कैपेसिटर खत्म है। तो मिलेंगे नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।